नोट्स आपको बताया जा रहा है उसको नोट्स फेयर कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे और करने के बाद उसको तैयारी करेंगे। ठीक, तो हमारा जो सिलेबस है उसमें हमारा वर्क एंड एनर्जी का जो चैप्टर है वो हमें करना है। देखिए, वर्क एंड एनर्जी बहुत ही मज़ेदार एक टॉपिक माना जाता है जिसको समझना बहुत आसान है। थोड़ा सा अगर ध्यान दे देते हैं तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत इजी हो जाता है और इसमें कुछ छोटे मोटे फॉर्मूले भी लेंगे जिसको हमें समझना है और उसके बेसिस पे हमें उसको सॉल्व करना है। स्टार्ट करते हैं। आप हेडिंग दीजिए वर्क एंड एनर्जी, वर्क एंड एनर्जी। वर्क एंड एनर्जी। वर्क जो टर्म है वो सिंपल टर्म, जो हम लोग सिंपल भाषा में काम बोलते हैं कि हमने काम किया, और फिजिक्स के लैंग्वेज में वो बहुत डिफरेंट होता है। डिफरेंट कहने का मतलब है कि यहाँ पे कुछ ऐसे टर्म्स आते हैं जिसमें आपको लगेगा कि आपने काम किया है बट एक्चुअल में वो काम हुआ नहीं है। ठीक है, तो इस हेडिंग दीजिए आप लोग वर्क। वर्क, व्हाट इज वर्क? वर्क क्या है? काम क्या है? काम किसे कहते हैं? सो अगर हम इसका डेफिनेशन देखें तो वर्क के डेफिनेशन में आ जाएगा, वर्क इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। Force and displacement. Work is defined as the product of force and displacement. That means the product of force and displacement is called work. मतलब कि एक तरफ जहां हम फोर्स अप्लाई करते हैं किसी ऑब्जेक्ट पे, तो वो ऑब्जेक्ट ऑब्वियसली क्या होगा कि जब फोर्स अप्लाई होगा तो वो फोर्स के डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस करेगा। एग्जाम्पल के लिए हम समझ लेते हैं, अगर ये एक कार है, अगर इस कार को हम इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे, फोर्स का डायरेक्शन इधर होगा, तो कार के अंदर डिस्प्लेसमेंट किधर होगी? इस डायरेक्शन में ही होगी। डिस्प्लेसमेंट होगा, फोर्स लगाया तो कार यहां डिस्प्लेस हुआ। इसका मतलब जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो ऑब्जेक्ट के अंदर डिस्प्लेसमेंट होती है, तो वही अगर फोर्स अप्लाई हुआ और डिस्प्लेसमेंट सपोज मीटर 1 मीटर, और हमारा 1 न्यूटन हमने फोर्स लगाया। सबको पता है कि फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन होती है, और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है? मीटर होती है। तो इसी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को जब मल्टीप्लाई कर देते हैं, डिस्प्लेसमेंट को एस से रिप्रेजेंट करते हैं, तो जब हम फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई करते हैं तो यही टर्म आता है हमारा वर्क। वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यही हमारे डेफिनेशन में आता है, वर्क इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। नाउ इसके हम यूनिट्स के बारे में देख लें। सो अगर हम इसको मैथमेटिकली हमने देखा तो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। नाउ what will be the unit of work? Work unit क्या होगी? So the unit of work is the unit of work. SI unit that means we are discussing about the SI unit. So first of all you have to find out the unit of force. What is the unit of force? This is Newton. So unit of force is Newton into unit of displacement is meter. So the unit of work is Newton into meter. So unit of work is Newton meter, and this Newton meter is known as joule.
joule. So joule is the SI unit of work. Joule is the SI unit of work. This is the SI unit. SI unit of work. And if this is the SI unit of work, then what will be the CGS unit of work? The CGS unit of work is CGS unit of work is arc. Arc is the CGS unit and joule is the SI unit of work. Now, how we will express these units? इस यूनिट को कैसे हम लोग एक्सप्रेस करेंगे ये हम लोग देख लेंगे. क्या करना है? So for SI unit of work, SI unit of work, the SI unit of force is Newton and the SI unit of displacement is meter. So the product of Newton and meter is the SI unit of work. So the SI unit of work is equal to Newton into meter, and this Newton into meter is called joule. Now we will express the CGS unit of work. The CGS unit of work same as the CGS unit of force is dyne. फोर्स की जो CGS यूनिट होती है वो डाइन होती है. आपको पता है, आप लोग इसके पहले जो लेसन में बताया गया है फोर्स में हम लोग पढ़े हैं CGS unit of force is dyne and the CGS unit of displacement is centimeter. Now the product of dyne and centimeter will be the CGS unit of work. So the CGS unit of work is what will be dyne into centimeter, and this dyne into centimeter is called arc. This is called arc. So if the question will be asked what is arc, then you can express the product of dyne and centimeter is called arc, and what is joule? Joule is the product of Newton and meter. Now इसको आप लोग नोट कर लिए, इसके बाद नेक्स्ट हम लोग करते हैं. नोट कर लिए होंगे? अगर नोट नहीं किए होंगे तो उसको पॉज करके आप लोग नोट कर लीजिएगा. नेक्स्ट हम लोग रिलेशन बिटवीन जूल और अर्क में हम लोग रिलेशन को फाइंड आउट करेंगे. ठीक है?
नाउ गिव हेडिंग व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन जूल एंड अर्ग। जूल जो है वर्क की एसआई यूनिट है और अर्ग जो है वो वर्क की सीजीएस यूनिट है। तो जरूर इन दोनों में कुछ रिलेशन होगा, ये टर्म हमेशा पूछता है, तो इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हेडिंग दे दीजिए आप लोग, रिलेशन बिटवीन जूल एंड अर्ग। जूल एंड अर्ग। So first of all, write what is joule. Joule is equal to Newton into meter, and erg is equal to dyne into centimeter। अब ये जो हमारे टर्म दिया है ना, इसी टर्म से हम रिलेशन निकालेंगे जूल और अर्ग में क्या रिलेशन है। देखो जूल लिख लेते हैं यहाँ पे, 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। हमने जूल के एक्सप्रेशन को लिया, जूल इज इक्वल टू न्यूटन इंटू मीटर है, तो 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर होगा। तो हमने इसको लिख लिया। अब इस न्यूटन को एक्सप्रेस करेंगे। न्यूटन क्या होता है? 1 न्यूटन व्हाट? 1 न्यूटन इज इक्वल टू, आप लोगों ने पढ़ा है, 1 न्यूटन इज इक्वल टू केजी मीटर पर सेकेंड। 1 न्यूटन इज इक्वल टू केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो राइट दिस वैल्यू, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 kg into 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मैंने इसको नीचे लिखा बाई, ये जो मेरे स्लैश है वो यहाँ पे दे दिया। इसको भी हम लोग सीजीएस में कन्वर्ट कर देते हैं। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। हमने मीटर को 100 सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया। नाउ अगेन यहाँ पे 1 kg दैट मीन्स 1000 ग्राम इंटू 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर बाई सेकेंड स्क्वायर। नाउ मल्टीप्लाई ऑल दिस थिंग्स, ऑल दिस नंबर्स यू हैव टू मल्टीप्लाई। दैट मीन्स 1 2 3 4 5 6 and 7 zeros, 1 2 3 4 5 6 7 zeros। Now this will be gram centimeter, this is gram centimeter per second square and this is centimeter. Now what is this gram centimeter? gram centimeter क्या होता है? टाइम। टाइम को हम लोग कैसे एक्सप्रेस करते हैं? ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इससे एक्सप्रेस करते हैं। टाइम को एक्सप्रेस करने के लिए हमें ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर लगता है। तो क्या हम ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर की जगह टाइम लिख सकते हैं? ये टाइम लिख सकते हैं। सो इट विल बी 10 पावर 7 डाइन सेंटीमीटर। अब मुझे बताइए डाइन सेंटीमीटर क्या है? डाइन सेंटीमीटर किसको एक्सप्रेस करता है? अर्ग को एक्सप्रेस करता है। डाइन सेंटीमीटर अर्ग को एक्सप्रेस करता है। दैट मींस इट विल बी 10 पावर 7। इसका मतलब अगर आपसे पूछे व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन जूल एंड वर्क, देन यू हैव टू एक्सप्रेस 1 जूल इज इक्वल टू 10 to the power 7 अर्ग। सो 1 जूल इज इक्वल टू 10 to the power 7 अर्ग। 1 जूल में 10 to the power 7 अर्ग होता है। ये हमें एक्सप्रेस करना, और ये टर्म बहुत पूछता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। जिस तरह से हम लोगों ने न्यूटन और डाइन में रिलेशन निकाला था, उसी तरह से हमें जूल और अर्ग में भी रिलेशन निकालना है। एक बार फिर से समझा देता हूँ। 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर होता है। और न्यूटन क्या होता है? देखो न्यूटन केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। डाइन क्या होता है? ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ये सीजीएस है और ये एसआई यूनिट है।
और 1 जूल इक्वल टू न्यूटन इंटू मीटर होता है, अर्ग इक्वल टू डाइन इंटू सेंटीमीटर होता है। अब हमने इस टर्म को लिया 1 जूल 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। अब इसको सीजीएस में कन्वर्ट करेंगे तो न्यूटन में क्या आता है, केजी इंटू मीटर आता है। न्यूटन को ब्रेक किए तो हमारा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये आ गया। न्यूटन की जगह हमने ये टर्म को यहाँ लिख लिया और मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया। अब केजी को हमने ग्राम में कन्वर्ट किया, केजी तो ग्राम में, तो 1 केजी में 1000 ग्राम हो गया। 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ठीक है। सारे नंबर्स को हमने मल्टीप्लाई किया तो 10 पावर 7 आया। और ये हमने ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर इसको ले लिया, यहाँ पे ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर और ये हमारा सेंटीमीटर। और ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर जो होता है वो डाइन होता है, डाइन इक्वल टू ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमने डाइन की जगह यहाँ पे इसके जगह हमने डाइन लिखा और ये हमारा सेंटीमीटर। और डाइन इंटू सेंटीमीटर क्या होता है, डाइन इंटू सेंटीमीटर अर्ग होता है। तो हमने इसके जगह हमने अर्ग ले लिया। तो यही अगर आपसे पूछेगा 1 जूल में कितना अर्ग होता है तो 10 टू द पावर 7 अर्ग होता है। इसको नोट करिए। इसके बाद हम लोग काइंड्स ऑफ वर्क में जाएंगे। काइंड वर्क के कितने काइंड्स होते हैं उसको एक्सप्रेस करेंगे। इसको नोट कर ले फटाफट। I think done. Now देखिए ये चैप्टर्स है ना, ये चैप्टर्स साइंस जो है वो टॉपिक्स बहुत इजी है, इसको समझना है सिर्फ। अगर आप जितना समझते हैं, इसको रटना नहीं है, समझना है। जितना हो सके इसको समझने की कोशिश कीजिए। अगर फर्दर इसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो हम लोग तो है ही आप लोग के लिए। चलिए नाउ हमारे पास टॉपिक आता है इसके बाद वर्क काइंड्स। व्हाट आर द काइंड्स ऑफ वर्क? सो गिव हेडिंग टाइप्स ऑफ वर्क। टाइप्स ऑफ वर्क, वर्क के टाइप्स क्या क्या होंगे, वर्क के टाइप्स क्या क्या होंगे उसको हमें देखना है। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वर्क। फर्स्ट वन इज नंबर ए पॉजिटिव वर्क, positive work, number B negative work, and number C zero work. Zero work. It's very amazing that how it could be the zero work, negative work and positive. Positive work तो पता है कि भाई पॉजिटिव वर्क हमने फोर्स अप्लाई किया। जैसे अभी मैंने डायग्राम बनाया था जिसमें हमने एक कार बनाया था और इस कार पे हमने क्या किया, फोर्स लगाया। सपोज 2 न्यूटन फोर्स लगा, हमने इस कार के ऊपर 2 न्यूटन का फोर्स लगाया। एंड आफ्टर द अप्लाइंग ऑफ 2 न्यूटन ऑफ फोर्स द कार इज डिस्प्लेसिंग 2 मीटर। After applying the 2 Newton of force, the car is displacing from here to that point A to point B, and this is 2 meter. So, what will be the work? This is the positive value, and this is the positive value. This is 2 Newton and 2 meter. So, work is equal to force into displacement. 2 into 2 is equal to 4 joule. ये जूल क्यों हुआ? क्योंकि हमारा ये न्यूटन है और ये मीटर है। आपको पता है कि न्यूटन और मीटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है, जूल आता है। तो ये हमारा 4 जूल ये हमारा पॉजिटिव वर्क कहलाएगा। तो जहां भी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विल बी सेम इन द सेम डायरेक्शन। इफ देयर विल बी the force applied
डायरेक्शन, बोथ इन सेम डायरेक्शन। अगर सेम डायरेक्शन में होगा, हमने जिस डायरेक्शन में फोर्स इधर लगाया तो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में अगर हो रहा है तो इस तरह के जो भी वर्क होते हैं उसमें हमारा क्या होता है, पॉजिटिव वर्क का केस होता है। ठीक है, तो ये हमारा पॉजिटिव वर्क कहलाएगा। इसका एग्जांपल हमने देखा कि हमने इस कार के ऊपर हमने फोर्स ऐसे लगाया तो ऑब्जेक्ट जो ये कार है ये डिस्प्लेस इसी डायरेक्शन में हो रहा है। फोर्स की डायरेक्शन, ये फोर्स की डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन दोनों एक ही डायरेक्शन में है भाई, तो दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो ये हमारा क्या होगा, पॉजिटिव फोर्स हुआ। बट जैसे ही इनकी डायरेक्शन चेंज हो जाए, दैट मीन्स हमने फोर्स इधर लगाया और बॉडी के अंदर डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, तो इस केस में हमारा नेगेटिव वर्क होता है। ठीक है, सो नेगेटिव वर्क, फोर्स अप्लाइड will be opposite to the direction of displacement। अगर हमने फोर्स लगाया, हमने फोर्स अप्लाई किया और फोर्स अप्लाई करने के बाद ऑब्जेक्ट के अंदर डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, फोर्स इस डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो इस तरह के केसेस में हमेशा क्या होता है, नेगेटिव वर्क होती है। ठीक है, जैसे हमारा ग्रेविटी, जैसे हमारा ग्रेविटी, अर्थ की ग्रेविटी, ये अर्थ की ग्रेविटी इधर की डायरेक्शन ये है, ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन इधर है, और हमने किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंका, ऑब्जेक्ट के अंदर डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है और ग्रेविटी नीचे की तरफ आ रहा है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लगा है बट ऑब्जेक्ट जा रहा है ऊपर की तरफ, तो ये हमारा इसमें अपोजिट हो गया। तो इस तरह के जो भी केसेस होते हैं इसमें हमारा नेगेटिव वर्क होता है। ठीक है, तो जब हमारा g का वैल्यू नीचे है और हमारा ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ आ रहा है, उस केस में हमारा क्या होगा, नेगेटिव वर्क होगा। ठीक है, नेगेटिव वर्क हो जाएगा। और जीरो वर्क का केस क्या होगा, जीरो वर्क के दो केसेस होते हैं। अगर s का वैल्यू 0 मींस डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 0 है, इफ द डिस्प्लेसमेंट इज 0 देन द वर्क विल बी 0, because work is equal to force into displacement, so if force is 1 Newton but displacement is 0, so the work will be 0। or another case, if the force is 0, force का वैल्यू 0 है, आपने फोर्स लगाया ही नहीं है, you applied 0 force, उस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा, वर्क is equal to 0 into displacement, means work will be 0। मतलब 0 वर्क हमारे दो केसेस है जिसमें हमारा हम डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है नहीं हो रहा है। जैसे ये हमारा बोर्ड है, बोर्ड को हमने इसे प्रेशर दिया, इसको मैंने फोर्स लगाया, हमने फोर्स दिया बट इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही है, इसका मतलब हमारा डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ। अगर डिस्प्लेसमेंट 0 हो रहा है तो हमारा वर्क की कंडीशन क्या होगी, 0 हो गई। ठीक है, और एक और केस है, हमने इसको फोर्स ही नहीं लगाया, ऐसे मैंने इसको कोई फोर्स नहीं लगाया, बस मैंने ऐसे रखा, नो फोर्स अप्लाइड, तो इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट नहीं होगी। इसका मतलब अगर डिस्प्लेसमेंट 0 है या फोर्स 0 है, इस केसेस में हमारा क्या होता है, हमेशा 0 वर्क होता है। ठीक है, तो ये सारे केसेस हैं, इसको नोट कर ले। इसके बाद हम लोग पॉजिटिव वर्क को एक्सप्रेस करेंगे और बढ़िया से, इसको नोट कर ले आप लोग। आई थिंक डन, समझते इसको बहुत बढ़िया से। हमने पॉजिटिव वर्क समझा है, नेगेटिव वर्क को थोड़ा बढ़िया से समझ लेते हैं। अब जैसे मैंने डायग्राम बनाया, अगर फ्री फॉलिंग बॉडी, हमने पढ़ा था फ्री फॉलिंग बॉडी, अगर कोई ऑब्जेक्ट को
ऊपर से छोड़ देते हैं, किसी हाइट से छोड़ते हैं, तो वो ग्रेविटी के साथ नीचे गिरता है। द ऑब्जेक्ट विल फॉल विद द ग्रेविटी टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, अर्थ के सेंटर की तरफ जाएगा। उस केस में हम जी का वैल्यू क्या लेते हैं? जी का वैल्यू पॉजिटिव लेते हैं। बट जब हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंकते हैं, उस केस में हम जी का वैल्यू क्या लेते हैं? नेगेटिव लेते हैं। तो हमने ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका हुआ है, तो जब हम ऊपर फेंक रहे हैं तो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो ग्रेविटी लग रहा है वो नेगेटिव उसका लगेगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। अब इस डिस्प्लेसमेंट एच को हम लोग ले लेते हैं, एच हाइट ले लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट हमारा एच हाइट है, तो हम लोग लिख सकते हैं एफ इंटू एच। ठीक है, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, उस केस में हमारा जो फोर्स होता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटी होता है। ठीक है, तो जब हम ऊपर फेंक रहे हैं, उस केस में हमें जी का वैल्यू क्या लेना है? नेगेटिव लेना है। When we are throwing any object upward direction, that means in that term we have to take the value of g in negative. That means यहाँ g का वैल्यू क्या हो जाएगा? नेगेटिव होगा, यहाँ पे नेगेटिव होगा। तो जैसे ही हमने नेगेटिव लिया तो फोर्स इज इक्वल टू माइनस एम इंटू जी हो गया। ठीक है, इस फोर्स की जगह हम लिख रहे हैं माइनस एम इंटू जी एच। ठीक है, तो ये जो हमारा वैल्यू आया नेगेटिव आया। नेगेटिव क्यों आया? कि हमने ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंका, तो जैसे ही हमने ऊपर की तरफ फेंका, यहाँ जी का वैल्यू नेगेटिव काम किया, तो जी का वैल्यू हमें क्या लेते हैं हम लोग? नेगेटिव, जो कि हमारा जी इक्वल टू माइनस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेंगे। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंकेंगे, उस केस में हम जी का वैल्यू क्या लेंगे? नेगेटिव लेंगे। ठीक है, क्योंकि ग्रेविटी के अगेंस्ट में काम हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे हमारा जो फॉर्मूला आ गया एम जी एच। अब लिख दो इसको, माइनस एम जी को क्या लेते हैं? फोर्स इनटू हाइट, हाइट मींस डिस्प्लेसमेंट, तो हमारा ये हमारा नेगेटिव वर्क का केस कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे फोर्स नीचे की तरफ है और हमारा जो वर्क कहाँ हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ हो रहा है। इस कारण हमारा क्या हुआ? नेगेटिव वर्क हो गया। और जीरो वर्क का मैंने केसेस सारे समझा दिए हैं, इसको आप लोग एक बार देखेंगे, एक बार पढ़ेंगे इसको तो समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट अब हम चलेंगे वर्क पावर में। पावर, इफ एडिंग पावर। Now give the heading power. Power. Power is defined as what? Power is defined as the rate of doing work. Rate of doing power is defined as the rate of doing work. So what will be the formula of power? Power is equal to work by time. Power is work by time. Rate always express the time. Rate का मतलब होता है time. So the power is equal to work by time.
कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, वर्क बाई टाइम। नाउ द यूनिट ऑफ पावर, यूनिट ऐसा यूनिट ऑफ पावर की ऐसा यूनिट क्या होगी? व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ वर्क? वर्क यूनिट अभी हमने पढ़ा, द ऐसा यूनिट ऑफ वर्क इज जूल, and what will be the SI unit of time? This is second. So the SI unit of power is, this is joule by second, is called watt. Joule by second is called watt. So 1 watt is equal to 1 joule by second, 1 second. Then what will be the definition of watt? 1 watt is defined, 1 watt is defined if 1 joule of work done in 1 second. 1 joule of work is done in 1 second, this is called 1 watt. अगर आपसे पूछेगा what is 1 watt, तो इसका डेफिनेशन यही से बन जाता है हमारा, 1 watt is defined as the if 1 joule of work is done in 1 second. 1 सेकंड में जितना काम हुआ, अगर 1 जूल का काम होता है 1 सेकंड में, तो इसी को हम लोग बोलते हैं 1 watt. बहुत इजी है। पावर जो है, पावर में ज्यादा कुछ नहीं है। अगर आपसे पूछेगा तो सीजीएस यूनिट, ये तो हमारा एसआई यूनिट था, व्हाट विल बी द सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क? वर्क की सीजीएस यूनिट क्या होगी आप बताओ? जैसे यहाँ पे एसआई यूनिट जूल है, उसी तरह हमारा सीजीएस यूनिट क्या होती है? अर्ग होती है, अर्ग बाई सेकेंड। तो अर्ग बाई सेकेंड जो हो, यही हमारा क्या है? सीजीएस यूनिट है, अर्ग बाई सेकेंड। अगर आपसे पूछेगा अर्ग बाई सेकेंड, इसको बोल देना है, ठीक है। बट बेसिकली हम लोग वाट को ही रिप्रेजेंट करते हैं ज्यादा, जो पावर को जो यूनिट होती है